नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये होता क्या है। अगर हम इसको तोड़ के देखें वर्ड को तो ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो क्या है रिवीजन, यानी कि इसमें किसी चीज़ को रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, और इंटेंसिव यानी इंटेंसिवली किसी चीज़ को रिवाइज किया जा रहा है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको इंटेंसिवली रिवाइज किया जा रहा है? वो है इलेक्टोरल रोल। ठीक है, अब इलेक्टोरल रोल का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है बेसिकली वोटिंग लिस्ट। ठीक है, यानी कि वोटिंग लिस्ट को क्या किया जा रहा है? रिवाइज किया जा रहा है। सो बात आती है कि वोटिंग लिस्ट को रिवाइज कौन करेगा? तो वोटिंग लिस्ट को रिवाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपडेट, टू रिवाइज व्हाट? द वोटर लिस्ट। और वोटर लिस्ट को ही टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। अब ये जो प्रोसेस होता है ये क्यों किया जा रहा है? देखो होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे जो एग्जिस्टिंग वोटर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है ना। एक व्यक्ति जो है वो अनंत काल तक तो जीवित रहता नहीं है। तो जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसके नाम को हमें डिलीट करने की ज़रूरत है वोटर लिस्ट से। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोग जो पिछले साल तक 17 वर्ष के थे वो अब 18 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको हमें ऐड करने की ज़रूरत है। तो डिलीशन में क्या हो रहा है? एक्सक्लूजन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इंक्लूजन हो रहा है। यानी वी नीड टू डू द इंक्लूजन ऑफ न्यू वोटर्स। ठीक है, नए वोटर्स को लेके आना होगा हमें, और जो मर चुके हैं उनको डिलीट करना होगा। इसके साथ में हमें पता है कि भारत जैसे देश में इंटर स्टेट माइग्रेशन बहुत अधिक होता है या इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी होता है। तो जो लोग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हैं, जो लोग वहाँ नहीं रहते हैं उनके नाम को भी हटाया जाएगा। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का रहने वाला था लेकिन वो किसी दूसरी जगह माइग्रेट होकर शिफ्ट हो गया। जैसे हम एग्जांपल ले लें बिहार का, तो बिहार के बहुत से लोग जो हैं वो माइग्रेट होके कहाँ चले गए हैं? मुंबई चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे अपना वोटर कार्ड भी बनवा लिया है। अब वो बिहार में आते ही नहीं है वोट डालने, लेकिन उनका पुराना वोटर कार्ड बिहार में भी बना हुआ है, तो उसका क्या हो सकता है? उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए इलेक्शन कमीशन को टाइमली बेसिस पे क्या करना चाहिए? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना चाहिए, वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना चाहिए। और अभी का जो इशू है वो यही है कि 2025 में बिहार में जो इलेक्शंस होने हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज चलाई जा रही है ताकि इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जा सके। तो देखो यहाँ पे भी यही सब लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस इज पर्टिकुलरली क्रूशियल इन स्टेट्स एक्सपीरियंसिंग हाई वोटर माइग्रेशन, डिलीशन एरर्स इन इलेक्टोरल डेटाबेसेस, सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक फ्लूडिटी। ठीक है, तो 2024-25 में जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और इस वजह से ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है। लेकिन उसमें जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि पोटेंशियल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स का। तो माइग्रेंट वर्कर्स कौन हैं? वे लोग जो किसी एक पर्टिकुलर राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ पे बिहार के रहने वाले हैं और वो नौकरी करने चले गए हैं किसी दूसरे राज्य में। अब वो लोग ये चाहते हैं कि हम वोट आके बिहार में ही डालें, तो उनका क्या हो सकता है? डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, यानी कि उनका जो वोट देने का जो राइट है बिहार में वो छिन सकता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या मान लिया जाएगा? दैट दे आर नॉट द ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ बिहार, और उनके बिहार की वोटर लिस्ट से नाम जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक इशू है जिसको लेके देश में काफ़ी ज़्यादा एक विवाद की सिचुएशन बनी हुई है। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं दे आर एलिजिंग इलेक्शन कमीशन, कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें नॉन पार्टीसनशिप हमें देखने को नहीं मिल रही। नॉन पार्टीसनशिप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्पक्षता, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी करता नजर आ रहा है, ऐसा आरोप है अपोजिशन पार्टीज का। ठीक है, अब इसने
रीइग्नाइट किया है द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रोल इंटीग्रिटी। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या है? वोटर लिस्ट की जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठता है उसके ऊपर, वर्सेस द वोटर इंक्लूजन, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स दैट गवर्न इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि इशू है क्या। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क की, तो हमें जितने आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन से संबंधित और वोटिंग राइट से संबंधित, वो सब क्लियर होने चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक हमें पता होने चाहिए, जिसमें आर्टिकल 34 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है। देखो मुद्दा क्या है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है भी कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, इलेक्शन कमीशन जो है अपनी शक्तियों का मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं, एंड इलेक्शन कमीशन कैन नॉट कंडक्ट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम बिना बायस्ड हुए एक न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये करवा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 324 को देखें तो वो क्या कहता है? ये आर्टिकल देता है, प्लेनरी पावर्स देता है टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। तो आर्टिकल 324 को जैसे ही हम पढ़ेंगे, हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर्स है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा सकता है ऑफ द इलेक्टोरल रोल। संविधान ने उसको प्लेनरी पावर्स दी हैं। प्लेनरी पावर्स मतलब अथाह शक्तियां। ठीक है, तो आर्टिकल 325 क्या है? नो पर्सन शैल बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। लिंग के आधार पे कि लड़का है कि लड़की है, उस आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ जो ब्राह्मण है वो वोट डाल सकता है, या फिर जो सिर्फ बनिया है वो वोट डाल सकता है, या फिर जो कोई श्रीवास्तव है बस वही वोट डाल सकता है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। नस्ल के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते, और हम धर्म के आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा हमारा आर्टिकल 325 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 326 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट सफराज की बात करता है, यानी हर वो व्यक्ति आज के संदर्भ में जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है और वो भारत का निवासी है, उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही जाती है आर्टिकल 326 में। और इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर हम देखें तो राइट टू वोट जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इज इट अ फंडामेंटल राइट? नो, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू वोट एक लीगल राइट है, और इसके साथ में आर्टिकल 326 के तहत वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहला सकता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। सो राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर कहाँ से शुरू हो जाएंगे? 12 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो उनमें तो कहीं पे भी राइट टू वोट जैसा कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326 आपको जरूर मालूम होने चाहिए। आर्टिकल 326 किसकी बात करता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफराज की बात करता है। इसको आप कंपेयर करो जो सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके तहत क्या था? 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। और यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी होंगी जहां पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट डालने का अधिकार होगा। दैट वाज अ टूल यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिवाइड द यूनिटी ऑफ इंडियंस, है ना। और उसी चीज को ख्याल में रखते हुए आर्टिकल 326 क्या है, उसको नकारता है कि इस तरीके का भेदभाव भारत में नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 327 328 इंपावर करते हैं पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि वो कानून बना सकते हैं। और इवन आर्टिकल 329 कोर्ट के इंटरफेरेंस को भी रोकता है इन द इलेक्टोरल मैटर्स एक्सेप्ट वाया इलेक्शन पिटीशन। अगर इलेक्शन पिटीशन गई है, चुनाव के द्वारा चुनाव याचिका गई है, तो एक अलग बात है, वरना जो कोर्ट्स हैं उनका भी इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इलेक्शन कमीशन को प्लेनरी पावर्स दी गई हैं। ठीक है, अगर हम स्टैट्यूटरी पावर्स की बात करें तो उसमें दो आर्टिकल्स आपको, दो एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड द अदर वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब 1950 और 1951 के एक्ट में क्या डिफरेंस होता है वो भी आप समझ लो। तो आरपीए 1950 यूज होता है बिफोर इलेक्शंस, यानी जब तक चुनाव नहीं हुए हैं उससे पहले के जितने प्रोसेस होंगे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 देखेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, यानी वोटिंग लिस्ट बनाई जाने की, तो वोटिंग लिस्ट बनाई जानी चाहिए, किस तरीके से बनाई जानी चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 देखेगा, क्योंकि वोटिंग लिस्ट चुनाव से पहले बनाई जाएगी। लेकिन जब इलेक्शंस हो चुके हैं तब क्या बात आती है? तब चुनाव से संबंधित मामला क्या हो सकता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, है ना। तो डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा? इलेक्शन होने के बाद होगा।
तो वो मैटर जो आएगा वो किस में आएगा, 1951 में। इलेक्शन से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई विवाद हो गया है चुनाव संबंधित, तो वो भी 1951 में आएगा। तो इस तरीके से आपको एक डिफरेंस क्लियर पता होना चाहिए कि 1950 किन चीज़ों से डील करता है, बिफोर इलेक्शंस वाली चीज़ों से डील करता है, 1951 आफ्टर इलेक्शंस वाली चीज़ों से डील करता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत आएगा या 1951 के अंतर्गत आएगा? इट विल कम अंडर 1950। ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट एक कंडीशन होती है, वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 19 में आएगा, जो क्या कहता है, पर्सन मस्ट बी एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी एनरोल्ड। ठीक है, सेक्शन 20A क्या है, अलाउज पर्सन टेम्परेली अवे फॉर वर्क स्टडी टू रिटेन रजिस्ट्रेशन इन देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आई एम अ पर्सन फ्रॉम से बिहार। ठीक है, मैं बिहार के मान लेते हैं पूर्णिया जिले से आता हूँ। ठीक है, और मैं जो हूँ पढ़ने के लिए दिल्ली आ गया। ठीक है, आई एम डूइंग माई पीजी इन से पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, PSIR कह लो, कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं बेसिकली रहने वाला तो कहाँ का हूँ, बिहार का ही हूँ। लेकिन कोई कह सकता है कि भाई यू हैव कम टू डू द ग्रेजुएशन, और आपकी ग्रेजुएशन में तो 3 साल लगेंगे। ठीक है, या फिर 2 साल लगेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप 2 साल तो अपने राज्य में रहे ही नहीं, तो आपका वोटिंग राइट हम छीन लेते हैं। मतलब छीन क्या लेते हैं, बेसिकली यू शुड नॉट बी अ वोटर फ्रॉम बिहार। तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 20 ये क्या कहता है, जो पर्सन टेम्परेली घर के बाहर रह रहे हैं काम के कारण या पढ़ाई के कारण, टू रिटेन रजिस्ट्रेशन इन देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, सेक्शन 19 भी और सेक्शन 20A भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के भी कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि किस तरीके से जो एक्ट्स हैं हमारे वो उसमें डील करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर भी है आर्टिकल 324 के तहत। फिर हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं। ये एक टारगेटेड इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक्सरसाइज है जो स्पेसिफिक एरियाज में होगी बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, और उसमें कॉम्प्रीहेंसिव वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। अच्छा, एक चीज़ में और समझने की है, जैसे कि कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनका भी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में, उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आधार इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। अगर किसी व्यक्ति ने आधार कार्ड बनवा रखा है तो वह उसके देश का नागरिक होने का सबूत नहीं है। आधार कार्ड नागरिकता का सबूत बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने एक फिल्म देखी होगी जॉली LLB 2, अक्षय कुमार वाली, तो उसमें एक कैंडिडेट होता है, मतलब कैंडिडेट क्या, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो पंडित का रोल प्ले करता है। उसके पास में आधार कार्ड भी होता है, लेकिन बाद में जब सच्चाई खुलती है तो पता चलता है कि ही वॉज अ फेक पर्सन एंड ही वॉज हैविंग द आधार कार्ड। वो वोट भी डाल रहा था। तो किसी व्यक्ति के पास में यदि आधार कार्ड है तो वह उसकी नागरिकता का सबूत नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग फ्री टाइम में ये फिल्म भी देख सकते हो एक बार, जॉली LLB 2। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एरियाज विद लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स और सीजनल वर्कर्स, मतलब वो एरिया जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेंट्स रहते हैं या सीजनल वर्कर्स रहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना होगा। क्यों? क्योंकि उस राज्य में क्या होता है, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, सीजनल वर्कर्स आते हैं। तो उनमें से किन लोगों को इंक्लूड किया जाना चाहिए किसमें, वोटर लिस्ट में, और किनको नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए टाइमली बेसिस पे आपको अपडेशन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मोबिलिटी प्रेजेंट यूनिक चैलेंजेस फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके साथ में लोकेशंस विद सस्पेक्टेड बोगस और डुप्लीकेट एंट्रीज। कई बार क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्रीज भी होती हैं। कई बार ये भी होता है कि किसी दूसरे देश से इन्फिल्ट्रेशन होके उस राज्य में लोग आ गए। जैसे कि अगर हम बात करें तो बिहार जो है उसका बंगाल से तो बॉर्डर लगता ही है ना, और उसके साथ में ही इट इज़ वेरी क्लोज टू वेस्ट बंगाल। तो ऐसा हो सकता है कि वेस्ट बंगाल कह रहा हूँ मैं, बांग्लादेश। ठीक है, वेस्ट बंगाल तो इंडिया की ही टेरिटरी है, बांग्लादेश। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो बिहार में आ रहे हों और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बदल रही हो। ठीक है, तो ये भी एक खतरा पैदा करता है किस चीज़ में, कि जो चुनाव हैं वो कितने निष्पक्ष हो रहे हैं। क्योंकि भारत के रहने वाले लोग जो भारत के नागरिक हैं उनको ही देश में वोट डालने का अधिकार है। अब बांग्लादेश से कोई इन्फिल्ट्रेटर आके भारत में वोट डाले तो ये तो जो हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी सैंक्टिटी के भी अगेंस्ट चला जाता है ना। ठीक है, तो इलेक्टोरल एरियाज विद हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर
थॉरो वेरिफिकेशन टू मेंटेन इंटीग्रिटी। इसके साथ में रीजन्स विद हिस्ट्री ऑफ लो वोटर टर्नआउट। अब एरिया जहाँ पे कंसिस्टेंटली पुअर पार्टिसिपेशन है में इंडिकेट इश्यूज विद वोटर रोल एक्यूरेसी और एक्सेसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि भाई वहाँ पे वोटर टर्नआउट कम क्यों हो रहा है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम बरकरार है। ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ पे जो वोटर टर्नआउट है वो कम है। जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम है, हम मान लेते हैं 50,000 लोगों का, और जो वोट डालने आ रहे हैं वो बहुत कम लोग आ रहे हैं, हम मान लेते हैं मात्र 10,000 लोग वोट डालने आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई वोटर टर्नआउट तो बहुत ही कम है। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये 50,000 वोटर्स हुई ना रियल में, इसमें से 10,000 लोग मर चुके हों या 20,000 लोग मर चुके हों, तो रियल वोटर्स होने चाहिए थे 30,000। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी होता है। तो प्लेसेस एक्सपीरियंसिंग मेजर डिलिमिटेशन और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। देखो डीलिमिटेशन क्या होता है, आई होप आपको ये चीज़ मालूम ही होगी। डीलिमिटेशन कैसे होता है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन या डीलिमिटेशन कमीशन होता है उसमें। तो डीलिमिटेशन कमीशन का ये काम होता है डीलिमिटेशन को करना। उसमें बेसिकली ये तय किया जाता है, देखो इंडिया में कॉन्सेप्ट होता है पर पर्सन वन वोट का। ठीक है, तो जब पर पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें 1 लाख वोटर्स हैं। ठीक है, यह है कॉन्स्टिट्यूएंसी वन। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें 30 लाख वोटर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे 30 लाख लोग मिलके एक एमएलए चुन रहे हैं और यहां पे 1 लाख लोग मिलके एक एमएलए चुन रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, पर पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट ठीक से एप्लीकेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। यानी कि जो 30 लाख वोटर्स अगर एक एमएलए चुन रहे हैं और यहाँ पे 1 लाख वोटर्स एक एमएलए चुन रहे हैं, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 30 लाख वोटर्स को मिलके 30 एमएलए चुनने चाहिए थे। यानी ये इनके साथ में नाइंसाफी है कि एक एमएलए 30 लाख वोटर्स के साथ में 30 लाख लोगों के साथ में डील कर रहा है और एक एमएलए मात्र 1 लाख लोगों के साथ में डील कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन करना, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जिसको 30 लाख के साथ में डील करना है। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है उसका क्या काम होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें लगभग पॉपुलेशन एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है, जैसे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू द अदर, तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, उन डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरीके से डिवाइड करेगा फॉर वोटिंग ताकि जो पॉपुलेशन है वो लगभग सभी जिलों में एक जैसी हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस होता कैसे, डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स। ठीक है, बीएलओ याद रखना, आगे की स्लाइड्स में केवल बीएलओ लिखा है, बूथ लेवल ऑफिसर नहीं लिखा है। रिमूवल ऑफ डेड शिफ्टेड वोटर्स, करेक्शन ऑफ वोटर डिटेल्स एंड इंक्लूजन ऑफ न्यू एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, माइग्रेंट वोटर डायलेमा की। ट्रिगर फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डिस्प्यूट हुआ क्या है, बिहार की स्टडी को हम देखते हैं। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस केम अंडर इंटेंस स्क्रूटिनी क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर वर्कर जो बाहर काम करते हैं राज्य के, उनका पोटेंशियल एक्सक्लूजन हो सकता है। देखो अभी हम कह नहीं सकते एक्सक्लूजन हो ही गया है, क्यों, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने के बाद में हमारे पास में एक एग्जैक्ट वोटर लिस्ट तो आई नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल मतलब एक संभावना है कि उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स ड्यू टू देयर फिजिकल एब्सेंस ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब वेरिफिकेशन पीरियड चल रहा है और उस टाइम पे वो लोग वहाँ है ही नहीं, वो लोग रह रहे हैं मुंबई में, वो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, तो कैसे आएंगे वो। तो ये एक समस्या की बात है, इस वजह से ही ये इशू जो है वो काफ़ी मतलब गरमाया हुआ है। और जो नैरो इंटरप्रिटेशन होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंस का सेक्शन 19 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, वो भी एक समस्या की बात है। माइग्रेंट्स अनेबल टू फिल फॉर्म 7 और रिस्पॉन्ड टू बीएलओज इन पर्सन, क्या है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर्स। लैक ऑफ अवेयरनेस दैट नॉन रेस्पॉन्स कुड लीड टू डिलीशन। अब लोगों में जागरूकता ही नहीं है कि भाई उनको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत अपने नाम को अपडेट करवाना है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो रेस्पॉन्स ना करें और उनका रेस्पॉन्ड ना करना एक कारण बन जाए कि वोटर लिस्ट से उनका नाम डिलीट हो गया। अब रिजल्ट क्या होगा, लीगली वैलिड वोट्स लूज राइट्स विदाउट ड्यू प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक समस्या की बात है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ 1996। ऑर्डिनरी रेजिडेंस मस्ट इन्वॉल्व इंटेंट नॉट जस्ट फिजिकल प्रेजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनमोहन सिंह का, क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है कि भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंस क्या है, उसमें इंटेंट होना चाहिए, उसमें भावना होनी चाहिए कि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, भले ही वो बाहर रह रहा हूँ। और वो कैसे शो होगा कि वो चाहता है कि जब वोटिंग होगी तो मैं मुंबई से आऊँगा और वोट डाल के जाऊँगा। तो उसकी इंटेंट को भी हमें देखना चाहिए कि वह व्यक्ति जो है, भले ही ऐसा हो सकता है कि वो मुंबई में रहने लग गया हो, वो 5 साल से मुंबई में रह रहा हो, लेकिन उसकी जो इंटेंट है वो क्या है कि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का वासी हूँ और मुझे जो वोटिंग राइट मिलना चाहिए वो बिहार में ही मिलना चाहिए।
तो आपको इंटेंट को भी ख्याल में रखना चाहिए जब आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बनाओ, ठीक है। कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट टेम्परेरी माइग्रेशन शुड नॉट बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन इन द होम स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों ही, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब अगर हम इसकी बात करें तो मीन्स में आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। यह है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, मतलब इलेक्शंस की इंटीग्रिटी का हमको ख्याल रखना है, उसके साथ में इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की भी हमको बात करनी है, ठीक है। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कैसे, हर वो व्यक्ति जिसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए बिहार में, उसका नाम छूट ना जाए, उसको एक्सक्लूड ना कर दिया जाए, ठीक है। और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कैसे होगी, जब अपडेटेड, ठीक है, एक्यूरेट क्या बनेगा, इलेक्टोरल रोल बनेगा। तो वो क्या है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है, लेकिन उसके साथ में इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, उसी से बैलेंस्ड रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। तो अब गोल्स क्या हैं, इंटीग्रिटी गोल्स हैं, डुप्लीकेसी को रिमूव करना है, जो डिसीज्ड हैं यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डिसीज मतलब जो मर चुके हैं, और शिफ्टेड वोटर्स उनको हमें रिमूव करना है। क्लीन रोल्स यदि होंगे तभी तो फेयर इलेक्शंस होंगे, और प्रेशर होना चाहिए टू कंप्लीट एसआईआर बिफोर इलेक्शंस। इंक्लूजन कंसर्न्स को भी ख्याल में रखना है, जैसे माइग्रेशन, जो कर गए हैं लोग, जो गरीब हैं, जो होमलेस हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको एक्सक्लूड ना किया जाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इक्वल टू इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 326 में, ठीक है। द चैलेंजेस लाइज इन अचीविंग बोथ ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली, हमको दोनों चीजें साथ में करनी है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ईदर द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस और द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एलिजिबल सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं टू एड्रेस द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चैलेंजेस। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन बातों को जानता नहीं है, वो इनसे परिचित नहीं है, उसके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं कि जो भी लेक्यूनाज हैं, या फिर हम कह सकते हैं पिटफॉल्स हैं, जो कमियां हैं, उनको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए, ठीक है। तो रिमोट वोटिंग मशीन पायलट भी आ गया, डेवलप टू अलाउ माइग्रेंट्स टू वोट फ्रॉम वर्क लोकेशन, demonstration conducted in January 2023, currently under consultation with the political parties and the civil society organizations। इसके साथ में पोस्टल बैलेट भी होता है फॉर सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स बताओ आप लोग कौन होते हैं, सर्विस वोटर्स बेसिकली वो आर्म्ड पर्सनल्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज में जो लोग हैं। अब जैसे मैं मान लें कि एक व्यक्ति है, वो बिहार से है, ठीक है, वो आर्म्ड फोर्सेज में, और उसकी अभी पोस्टिंग कहाँ हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई हुई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के मान लेते हैं सियाचिन में हुई हुई है। अब वो व्यक्ति जो है, उसका जो परमानेंट होम है वो तो बिहार में ही है, लेकिन वो बिहार में वोट डालने आ तो नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो पोस्टिंग है अभी वो तो सियाचिन में है। तो क्या उसको वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, उसकी वोटिंग का हक उससे छीन लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे पास में पोस्टल बैलेट का सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, बैलेट के माध्यम से अपना वोट जो है भेज सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मेरा वोट जाता है, ठीक है। तो सर्विस वोटर्स आपको समझ में आया होगा, यानी कि वो वोटर्स, वो मतदाता जो सेवा में हैं, जो सर्विस में हैं, और ऐसी सेवा में हैं दैट दे कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट एट दैट प्लेस टू वोट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉर मिलिट्री एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोटेंशियल फॉर एक्सटेंशन टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स। मतलब ये भी एक संभावना है कि ऐसा किया जाए, किन के लिए, जो इंटरनल माइग्रेंट्स होते हैं उनके लिए भी रिक्वायर्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। उसके लिए आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा, अवेयरनेस ड्राइव्स चलाई जानी चाहिए, एक्सटेंडेड डेडलाइंस होनी चाहिए, इनहेंस्ड पब्लिक आउटरीच कैंपेन्स टारगेटिंग द वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक है। स्पेशल फोकस होना चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर्स के ऊपर विद हाई माइग्रेशन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक लगभग खत्म ही हो गया है। तो देखो रिकमेंडेशंस क्या हैं इंक्लूसिव इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट की। एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने होंगे, एक आपको लीगल रिफॉर्म्स करने होंगे, और तीसरा आपको पॉलिटिकल और सिविक इंगेजमेंट करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या है, आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेस्टिवल सीजन में करवाना होगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने घर लौट के आते हैं। तो उससे क्या होगा, जो लोग यहाँ पे वोट डालना चाहते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हो जाएगा। मोबाइल ऐप्स, आधार लिंकेज और डिजिटल पोर्टल्स होने चाहिए फॉर रिमोट वेरिफिकेशन। कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है, हम बार बार बात करते हैं किसकी, जैम की, जनधन, आधार, मोबाइल की। तो उस जैम का प्रयोग हमें करना चाहिए किसके लिए, ताकि जो इंक्लूजन है वो बेहतर तरीके से हो सके। और अलाउ करना चाहिए हमको बूथ लेवल ऑफिसर्स को टू वेरीफाई थ्रू फैमिली और लोकल कम्युनिटी इंडोर्समेंट व्हेन वोटर इज एब्सेंट, ठीक है। इसके साथ में ये तो क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या लेके आने हैं, इसके साथ में लीगल रिफॉर्म्स भी लाने होंगे। तो लीगल रिफॉर्म्स में आप क्या कर सकते हो, आपको जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको ब्रॉड करो, उसको वाइड करो, है ना। यानी कि जो उसका दायरा है उसको बढ़ा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्डिनरली रेजिडेंट की लिस्ट में आ सकें और उनका नाम एक्सक्लूड ना हो वोटर लिस्ट से।
इसके साथ में ही आपको माइग्रेंट वोटर प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल भी बनाना होगा, ठीक है? और इलेक्टोरल लॉज को भी अमेंड करो ताकि हम इंक्लूड कर सकें एक्सप्लिसिट टेम्परेरी एब्सेंटिज्म प्रोटेक्शंस, ठीक है? आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके साथ में पॉलिटिकल एंड सिविक इंगेजमेंट कैसे हो सकता है? तो देखो, लेबर डिपार्टमेंट जो हैं और जो इलेक्शन कमीशन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़े, ताकि जो इंटेंसिव रिवीजन है, उसके तहत जो वोटर लिस्ट बन रही है, वो काफ़ी एक्यूरेट बने, काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज्ड बने। पॉलिटिकल सेंसिटाइजेशन भी होना चाहिए टुवर्ड्स डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रुप्स, मतलब जिनके वोटिंग राइट छिन गए हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण, उनके प्रति एक राजनीतिक संवेदनशीलता होनी चाहिए कि भाई अगर वे उनका केस जेन्यून है तो उनको वोटिंग राइट दिलवाया जाए, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर करें कि माइग्रेंट कंसर्न्स जो हैं वो उनके मैनिफेस्टो में भी होंगे। उनके मैनिफेस्टो मतलब जो घोषणा पत्र वो निकालती हैं चुनाव का, उनमें वो ये बात करें कि भाई हम माइग्रेंट जो हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनका ख्याल रखेंगे, ठीक है? तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये एक वाइटल इलेक्टोरल मैकेनिज्म है। ये इसको आप नकार नहीं सकते कि ये होना ही नहीं चाहिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है? और ये इंश्योर करता है कि क्लीन और क्रेडिबल वोटर रोल बनेगा, लेकिन वो वोटर एक्सक्लूजन की कीमत पे नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो इंडिया की डेमोक्रेसी मैच्योर है, और जैसे जैसे मैच्योर हो रही है, SIR मस्ट इवॉल्व फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक क्लीन अप टूल टू एन इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, ठीक है? जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उस उसका भी ख्याल रखना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जो 324 से 329 में, उसका भी ख्याल रखना है, और जो राइट टू वोट विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा, ठीक है? तो अब ये जो टॉपिक है ये आपका कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? ये GS 2 में आपके काम आएगा, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपको पता है हर 2 साल में एक क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से मेंस में आता ही है। इसके साथ में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें काम आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम आएगा। और जो टेंशन्स होती हैं बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसमें एक केस स्टडी के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में ही एसए में कैसे काम आ सकता है? कोई एसए आ सकता है फ्यूचर में, राइट टू वोट इन अ माइग्रेटिंग डेमोक्रेसी। एक ऐसा लोकतंत्र जो माइग्रेट करता रहता है, जिसमें लोग माइग्रेट करते रहते हैं, उनमें वोट का अधिकार आप कैसे देखते हो, ठीक है? और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसमें तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करें। अब इसकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगी, सिविल सर्विसेज विद नीलेश जो हमारी ऐप है, उस ऐप का जो लिंक है उसको हमारी टीम जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देगी। आप वहाँ से जाके उसको ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप के करंट अफेयर्स सेक्शन में जाके आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।